नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 12 वितान भाग 2 का पाठ 4 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है डायरी के पन्ने और इसकी लेखिका हैं एन फ्रैंक। तो चलिए शुरू करते हैं लेखिका की जीवन परिचय से। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में और मृत्यु नाजियों के यातना गृह में 1945 के फरवरी या मार्च महीने में। तो बता रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। और इनको सही नहीं मालूम, तो फरवरी या मार्च महीने में बताया है। और कौन सी जगह पर हुई थी? तो नाजियों के यातना गृह में। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। तो एन फ्रैंक की जो डायरी है वह दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित यह कृति अंग्रेजी में दी डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। और बताते हैं कि कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो डच भाषा में। और 19 कब लिखी गई थी? तो 1947 में। क्या लिखा है? तो दी डायरी ऑफ द यंग गर्ल, ये इसका शीर्षक था। तो इससे प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई? तो 1952 में। तब से इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक तरह के संस्करण आ चुके हैं। और बता रहे हैं जब तब से लेकर और आज तक क्या है, संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक प्रकार के जो संस्करण होते हैं वो हो चुके हैं। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है। और इस पर क्या है? फिल्म, नाटक, धारावाहिक आदि का निर्माण भी हो चुका है, अर्थात बन चुकी हैं। और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही। और बताते हैं कि यह डायरी किसी न किसी वजह से क्या है, चर्चा का विषय भी रही है। अब आते हैं सारांश, आखिर पूरे पाठ में क्या बताया गया है। क्योंकि ये डायरी विधा पर आधारित, गद्य की विधा होती है उसमें से डायरी पर आधारित है। तो बुधवार 8 जुलाई 1942, इस दिन एन फ्रैंक गुप्त आवास पर जाने के विषय में लिखती हैं। बता रहे हैं कि ये कब लिखी गई? तो बुधवार 8 जुलाई 1942 में लिखी गई। और किसके ऊपर लिखी गई? तो एक गुप्त, मतलब जो किसी को और को मालूम नहीं रहता, रहस्यमय जो रहता, गुप्त आवास पर जाने के विषय में लिखती हैं। उसकी बड़ी बहन को एएसएस से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्त आवास पर जाने की तैयारी करते हैं, मतलब किसी और को न मिले। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। और बताते हैं कि यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय माना जाता है। एन ने अपने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली और उनको जाना था गुप्त स्थान पे। तो एन ने क्या किया, अजीबोगरीब जो भी चीज़ें उनको समझ में आई वो उनने अपने बैग में भर ली। उसने सबसे पहले अपनी डायरी रखी। और सबसे पहले अजीबोगरीब गरीब चीज़ों में क्या थी? उनकी डायरी। क्योंकि लेखिका के लिए स्मृतियों, पोशाकों को तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थीं। मतलब उनको कपड़ों की अपेक्षा यादों की जो उनकी डायरी थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। एन वान दान के परिवार वाले गुप्त आवास की व्यवस्था करते हैं। गुरुवार 9 जुलाई 1942, इस दिन वे अपने छुपने के स्थान पर पहुंचते हैं। यह गुप्त आवास उसके पिता का ऑफिस है। वह घर के कमरों के बारे में बताती हैं। यह भवन गोदाम व भंडार घर के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। मतलब बता रहे हैं कि गोदाम के दरवाजे से लगा हुआ बाहर का दरवाजा जो कि क्या है, ऑफिस का प्रवेश द्वार है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचने पर एक और द्वार है तो जिस पर शीशे की खिड़की है, जिस पर काला शीशा लगा हुआ है। इस पर कार्यालय लिखा है। क्या लिखा है? कार्यालय। ऑफिस को हिंदी में लिखते हैं कार्यालय। इसी कमरे में दिन के समय पॉप मिस्टर क्लीमैन काम करते हैं। एक छोटा सा कमरा बैंक ऑफिस है। मिस्टर कुलगर के तंग गलियारे से निकलकर एक प्राइवेट ऑफिस है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से दूसरी मंजिल
को रास्ता है जो गली की तरफ खुलता है। यहीं पर एन फ्रैंक व उसका परिवार रहता है। अब वो आगे लिख रही हैं डायरी में ही वो। शुक्रवार 10 जुलाई 1942। इस दिन एन गुप्त आवास के पहले दिन का वर्णन करती हैं। यहाँ पहुँचने पर उसकी माँ व बहन बुरी तरह थक जाती हैं, मतलब उसकी माँ और जो बहन रहती है वो बुरी तरह थक चुकी होती हैं। एन और उसके पिता अपने नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। अपने 13वें जन्मदिन 1942 में जब उसे सफ़ेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई, तभी उसने यह तय कर लिया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी। मतलब उसने पहले ही निश्चित कर लिया था कि अब मैं इसको क्या करूँगी, अपनी डायरी बनाऊंगी। डायरी उसने उपहार में दी। मैं ही मिली गुड़िया किट्टी को तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आ पड़ी। एन की डायरी लिखना जारी रहा। आखिरी हिस्सा उसने अगस्त 1944 को लिखा, जिसके 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातना गृह से जीवित निकल आने वाले आटो फंक्स ने जब उसे पढ़ा तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन महत्व के कायल हो गए। मतलब उस पर मुक्त हो गए कि बहुत अच्छा लिखती है। उन्होंने हर संभव कोशिश करके 1947 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया। मतलब जितनी संभव कोशिश हो सकती थी, ये कोशिश करके उनने इस डायरी को क्या करवा लिया, प्रकाशित करवा लिया, छपवा लिया। धीरे धीरे वह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। यह डायरी इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं, और यह भोक्ता ऐसा है कि जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी हो तो है ही, उस उम्र के साथ आने वाले प्रदूषण से पूरी तरह अछूती भी है, मतलब अछूती भी रह गई है। इस पुस्तक को हिंदी अनुवाद में इसका परिचय देते हुए ठीक लिखा गया है। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज भी है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है इसका कि यह 60 लाख लोगों की तरह से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इल्या येहरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार कीजिए। हमने जो डायरी पढ़ी उसके आधार पर हमें क्या करना है, अपने विचार व्यक्त करना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में रहने वाले यहूदी यातना सहने के लिए अभिशप्त थे। वे 60 लाख जनसंख्या के करीब थे। मतलब वे लोग कितने थे, 60 लाख जनसंख्या के करीब थे। मात्र धार्मिक कारणों से वे यातना दिए जा रहे थे, मतलब उन पर कष्ट ढाए जा रहे थे। एन फ्रैंक नाम की 13 वर्षीय डायरी यहूदी लड़की ने अपनी डायरी में नाजियों की क्रूरता का वर्णन किया है। यह डायरी इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बखान करती है, मतलब उनका वर्णन करती है। डायरी में उस भयावह दौर के किसी इतिहासकार की निगाह में नहीं, बल्कि सीधे भोक्ता की निगाह में, मतलब उनके उसमें नहीं बल्कि भोक्ता की निगाह में नज़र से देखते हैं। इस संबंध में इल्या येहरनबुर्ग की टिप्पणी सही है कि यह डायरी 60 लाख यहूदियों की ऐतिहासिक दस्तावेज है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है?
इसका उत्तर है कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसे कोई समझने वाला नहीं है। वह लिखती है कि कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतने गहरे गहरे उतर जाती हूँ, मतलब इतनी गहराई में चली जाती हूँ कि सांत्वना के दो बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ। कोई आए और उसे उबारे, कोई तो होता जो उसकी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता। माँ उसे उपदेश दे सकती है, उपदेशों की पोटली थमाती रहती है, इसलिए यह बहुत ही साधारण सी बात है कि वह प्यारी गुड़िया किट्टी को अपनी बातें कहती है। वह डायरी में गुड़िया किट्टी को संबोधित करके कहते हैं। ये सब इसमें बताया। अब आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या ना करें अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढें कि क्या औचित्य था, कि मतलब औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही माना जाता और क्षेत्रों में उसको क्या कर देते हैं, पीछे ढकेल देते हैं। तो इसी के संदर्भ में हमें अपने विचार व्यक्त करना है। तो इसका उत्तर है कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में पुरुष संबंधों में व्याप्त असमानता पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने लिखा है कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू कर दिया है कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम हैं। मतलब पुरुष लोग अपने आप को ज़्यादा सक्षम मानते हैं और स्त्रियों को निम्न मानते हैं। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चों का लालन पोषण करता है, इसलिए उनके मन में जो आए वह करे। औरतें इस परिस्थिति को सहती आ रही हैं, जो कि बेवकूफ़ी ही है। इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, यह उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। शिक्षा, काम और प्रगति से औरतों की आंखें खोली हैं। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने के हक चाहती हैं। औरतें बच्चों को जन्म देते समय पीड़ा सह लेती हैं। औरत ही एकमात्र जीव है जो मानव जाति की निरंतरता बनाए रखती है। औरतों का समाज में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके कारण पुरुष वर्ग की तरह औरतों को सम्मान मिलना चाहिए। मतलब औरतें सब सहन करती हैं, सब चीज़ें सहती हैं, बच्चों को पालती हैं, उनका लालन पालन करती हैं, तो फिर पुरुषों के समान ही उन्हें स्त्रियों को भी क्या है, मान सम्मान मिलना चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। एन फ्रैंक के विचार आज की आधुनिक पीढ़ी पर भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं और इसके जो विचार हैं वह आज की पीढ़ी के लिए प्रासंगिक भी हैं। प्रश्न नंबर 4। एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन प्रश्नों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करें, मतलब बताएं। इसका उत्तर है कि एन फ्रैंक की डायरी ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है। जो एन फ्रैंक की डायरी है वह ऐतिहासिक दौर का कैसा है, जीता जागता दस्तावेज है। तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। एन की डायरी 2 साल के अज्ञातवास के दौरान लिखी गई है, जिसको उसने अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखी है। इस डायरी में उसने अपने निजी जीवन की समस्याओं और दुखों, इच्छाओं का भी वर्णन किया है, कि मतलब स्वयं की जो इच्छाएं हैं, उनका जो जीवन है, समस्या है, दुख है, उनका बखान किया है। साथ ही यहूदियों पर होने वाले अत्याचारों का भी वर्णन इसी में किया गया है। अगला प्रश्न है 5। एन ने अपनी डायरी किट्टी को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? तो इसका उत्तर है एन फ्रैंक नाम की 13 वर्षीय लड़की डायरी लिखी गई है। उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। वह अपने मन की बात को सुनाने के लिए प्यारी गुड़िया किट्टी को चुनती है। उसकी माँ की केवल उसे उपदेश सुनाती। उसकी माँ क्या है, उसकी बातों को समझती नहीं, बल्कि उसको एक उपदेश दे देती है।
पीटर को वह अपना दोस्त समझती है, लेकिन धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में बातें और कई तरह की बातों में विरोधाभास है। और एक जो पीटर है, तो पीटर क्या करते हैं, धर्म के प्रति उसकी नफरत को बढ़ाते हैं, बताते हैं, खाने के बारे में बातें करते हैं, तो कई तरह की बातों की जो विरोधाभास सी होती। जब हम निर्णय नहीं कर पाते, हमें विरोध का सा आभास होता, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता, जिसके कारण उसे अंत में डायरी का सहारा लेना पड़ता है। और अंत में वो उसे क्या करना पड़ता है, डायरी का सहारा लेना पड़ता है, जिससे वह अपनी सुख दुख की बातें कर सके। और वो डायरी से ही क्या करती थी, अपनी सुख दुख की बातें किया करती थी। इसीलिए वह अपनी डायरी किट्टी को संबोधित करके लिखती है, और यही कारण है कि वह अपनी डायरी किट्टी को संबोधित करके ही लिखा करती थी। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।